हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी। दोस्तों सब्जेक्ट हिंदी का लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपका एग्जाम 9 अप्रैल को होने वाली है दोस्तों को, यानी कि कल ही होने वाला है एग्जाम। तो आपके पास अभी रात भर का समय है, मतलब रात में भी आपका 50% समय है, आपको मतलब आधा रात सोना भी तो है। तो आपके पास जो भी समय अभी है उस समय का भरपूर उपयोग करना है। और साथ साथ देखिए इस वीडियो को पूरा अंदर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कृतिका और क्षितिज दोनों से ही क्वेश्चंस मिला जुला के आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा। और साथ ही साथ आप नहीं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक हम लोग ग्रामर का सभी पोर्शन अपलोड कर चुके हैं, और आप नहीं देखे तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और तो फिर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे दोस्तों। और साथ ही जो भी क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को हम ग्रामर सहित डालते हुए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो को एक करके देख लीजिएगा। कम से कम एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम को लिखने से पहले अगर 1-2 बार भी आप पढ़े रहेंगे उस क्वेश्चंस के बारे में, तो आपको अपने तरीके से भी, अपने लैंग्वेज से भी आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं दोस्तों। तो जो भी हम बताने वाले हैं सभी अपना ही लैंग्वेज से दोस्तों, अपना ही लैंग्वेज से, यानी कि एकदम टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखना है। तो वैसा ही क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आज इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले दोस्तों। तो देखिए हम लोग फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध संगीतकार के शहनाई वादक का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सूचना देते हुए बुलेटिन बोर्ड को एक क्या करना है, बुलेटिन बोर्ड के लिए आप एक नोटिस बनाइए दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अब हम देते हैं इसका उत्तर दोस्तों। इसका उत्तर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए हम लोग जैसे नोटिस लिखते हैं वैसा ही हिंदी में भी लिखना है। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 10 अक्टूबर, यानी कि यहाँ पर डेट आप चेंज भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन, अब जिस डेट को आप लिखिएगा, मतलब जिस तारीख से लिख रहे हैं उसके 2-3 दिन बाद आप रख दीजिए, ठीक है। तो दिन भी आप लिख दीजिए। शनिवार को अपने विद्यालय में सभा कक्ष में आपके लखनऊ, आप तो फिर यहाँ डेट चेंज कर सकते हैं, लखनऊ के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक श्री बादशाह खां, उसका कुछ अलग नाम रख दीजिए थोड़ा, कहाँ, जलालुद्दीन का शहनाई वादन होगा दोस्तों। ये सुप्रसिद्ध कलाकार अपराह्न 4 बजे से शहनाई वादन शुरू करेंगे। समय भी दे दिया गया है, अपराह्न में कितना, 4 बजे से। इस अवसर पर विद्यालय परिसर के समस्त सदस्य तथा अभिभावकगण सादर आमंत्रित है तथा इस समय से सीटें ग्रहण कर लें। और यहाँ पर लिख सकते हैं आयोजन समिति आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है। अब यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए, थोड़ा स्कूल का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर ऐसे छूट गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्कूल का नाम डाल दीजिए, कुछ भी आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल जो भी डाल दीजिए यहाँ पर, और नीचे डाल दीजिए कहाँ पर, किस जगह पर है, प्लेस का नाम लिख दीजिए, कारी माटी, ठीक है, इस तरह से डाल दीजिए। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आपको क्या हो गया, नोटिस तैयार हो गया। अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बोल रहे हैं यहाँ पर कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों आद किया जाता है, डुमराव को क्यों आद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको। अब उत्तर इसको देना है। देखिए क्या लिखे हैं, शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्न कारणों से याद किया जाता है। कुछ अनेक कारण से याद किया जाता है। पहला कारण देखिए, सबसे पॉइंट वाइज कारण दीजिएगा। देखिए लिखने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि आप पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा तो आपका नंबर कटने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। तो आपको अच्छे तरीके से देना है और नंबर वाइज देना है। देखिए पहले हम निम्नलिखित कारण लिख दिए, उसके बाद पहला नंबर देखते हैं कि देखिए शहनाई की दुनिया में शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण से कभी क्या कर सकते हैं, उसको भी आद किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह रीड नरकट बेंत जाति का प्रसिद्ध पौधा डुमराव में सोन नदी के किनारे पर पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए जो शहनाई बजाने में जो रीड मतलब जो भी प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर तार ऐसे से बजाते हैं ना, कि नहीं, जो भी प्रयोग किया जाता है रीड, उसका जो रीड का जो नरकट जो बनता है ना, बेंत जाति का प्रसिद्ध पौधा है, वह जो पौधा बहुत क्या प्रसिद्ध है, और कहाँ पाया जाता है, डुमराव के सोन नदी के किनारे पाया जाता है। इसीलिए इसको बार बार याद किया जाता है दोस्तों। अगर वो जहाँ पर जो चीज़ मिलेगा वो चीज़ तो हम लोग बार बार याद करते हैं ना, क्योंकि वो चीज़ वहीं पर मिलेगा, इसलिए एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ से दूसरा पॉइंट हो गया।
तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, भारत रत्न संगीत रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। देखिए, जो बहुत ही मतलब क्या बोल रहे हैं कि भारत रत्न से सम्मानित रंगी संगीत का जो रस का जैसे कहा गया, रसिक मतलब उसके पल पल में मतलब खून खून में भरा हुआ उसका संगीत, वो जो किसका, तो ये शहनाई वादक, शहनाई बजाने का तरीका है कि नहीं। तो वैसे जो संगीत का गायक है, नायक है बिस्मिल्लाह खां, उसका जन्म भी कहाँ हुआ था, डुमराव में हुआ था दोस्तों। तो इस तरह से हमारा क्या 3 पॉइंट दे दिए, काफ़ी है 3 पॉइंट, 3 पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि माता का आंचल, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य मतलब क्या है, माता का आंचल का शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। मतलब आपको बोल रहा है कि माता का जो आंचल है, इसके अलावा अगर आपको पढ़ करके उसके समरी से आपको पढ़ करके कोई नया अगर शीर्षक मिलता है जैसे माता का आंचल के रूप में, उसके अलावा तो आप उसको अन्य शीर्षक क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। देखिए, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें जो है बताया जा रहा है कि भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के साथ बीतता है। भोलानाथ का अधिकांश समय क्या बीतता है, पिता के साथ बीतता है। ऐसा लगता है कि पिता भोलानाथ का संबंध व्यक्ति और छाया का है। मतलब ऐसा मतलब हमेशा दिन रात तो उसके साथ में ही रहेगा। तो ऐसा लगता है कि उस जो भोलेनाथ का क्या है, पिता हमेशा संबंधी व्यक्ति है, तो उसका कोई छाया का रूप है। भोलानाथ का जो माँ है, माँ के साथ संबंध दूध पीने तक रह गया है। अब बोल रहे कि भोलानाथ जो अधिकतर समय किसके साथ बिता रहे थे, पापा के बिता रहे थे, पापा के साथ बिता रहे थे पापा। देखिए, भोलेनाथ का जो अधिकतर संबंध था वह पापा के साथ था, मतलब पिताजी के साथ था। लेकिन माता जी के साथ में उसका केवल तभी तक था जब तक उसके माँ ने उनको दूध पिला रही थी, पिलाने तक ही रह गया था। अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाता देखकर भी माता की शरण में जाता है। अब जैसे ही देखते हैं कि सांप जैसे डरा हुआ व्यक्ति है, जैसे भोलानाथ कभी पिता के हुक्का पीते हुए गुड़गुड़ाते हुए अगर सुनता था तो उस समय क्या था, माता के पास में जाता था और अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव करता। जैसे मान लीजिए कहीं पिताजी के पास से डर लग रहा है, जैसे हुक्का पीते थे तो उसके साथ जब फूंक मारते थे तो पेट में जैसे गुड़गुड़ाते थे आवाज़ सुन करके, तो सांप से डर करके वह माता के पास जाता था और वहाँ पर बहुत ही शांति और अद्भुत आनंद फील करता था। कौन, भोलानाथ। यहाँ भोलानाथ पिता को अनदेखा कर देता था। जिस टाइम उसको ऐसा फीलिंग होता था उस टाइम पिता के पास क्या करता था, वह टच नहीं होता था, हमेशा माता के पास ही रहता था। ठीक है, जबकि अधिकांश समय पिता के सानिध्य में रहता था। मतलब जब उसे डर लगता था उस पिता के साथ में रह करके तभी उसके माता के पास वह जाता था, बाकी समय पिता के पास ही वह एकदम लिपेटा हुआ रहता था, है कि नहीं। तो इस आधार पर माता का आंचल क्या है, सटीक शीर्षक है। क्या है, इस प्रकार से माता का आंचल सटीक शीर्षक एक है। लेकिन अन्य भी उचित शीर्षक हो सकते हैं, अन्य जो है उपयुक्त शीर्षक हो सकते हैं, वह क्या है। देखिए, माता पिता का सानिध्य, दोनों का प्यार, उसमें दोनों उसके लिए क्या था, एक छाया के रूप काम कर रहे थे। बचपन के वे दिन, बचपन के दिन का बात है इस कहानी में, इसलिए बचपन के भी दिन लिख सकते हैं। बचपन की मधुर स्मृतियाँ, बचपन में जो भी हम लोग स्मृतियाँ, अच्छी चीज़ रहता है उसी से हमेशा याद रहता है कि नहीं। तो उसी के चीज़ बात का उसी चीज़ से उससे भी रिलेटेड यहाँ पर बात हो रहा है। अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह बोला कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अपने माता पिता के सामने बच्चे अपने प्रेम को उजागर कैसे करते हैं। देखिए, उसका आंसर एकदम पूरा अपने भाषा में देना सटीक तरीके से। देखिए, बच्चे का जो बचपन सामान्यतया उसके क्या करता है, माता पिता के साथ बीतता है। बचपन में क्या करता है, बच्चे जो होते हैं उसके जो बचपन है वह क्या है, माता पिता के साथ ही अधिक समय बीतता है। बच्चा अपने माता के व्यवहार से प्रभावित होता है, माता के पास रह करके उनके हर एक एक्टिविटी से क्या होता है, प्रभावित होता है। माता पिता उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। हम लोग, जाहिर सी बात है कि हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, हम लोग क्या करते हैं, हर ख्वाहिश हर इच्छा कौन पूरा करता था, तो माता पिता ही पूरा करते थे, है कि नहीं। बच्चे भी अपने माता से प्रेम करते हैं और वे अनेक तरीक़ों से माता पिता के प्रति क्या करते हैं, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं दोस्तों। जैसे अब जैसे में दो चार पॉइंट लिख दीजिए। माँ बाप
उसके ना चाहने पर भी वे उनकी गोद में बैठ जाते हैं। मान लीजिए, देखिए, माँ बाप अगर ना चाह रहे हैं फिर भी बच्चे क्या करते हैं, उसके गोद में जाके बैठना है तो बैठना है। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, माँ बाप से लिपट कर उन्हें चूम कर। अब देखिए, माँ बाप से वो हमेशा लिपटे हुआ रहेगा, उनके चूम करके रखेगा, है कि नहीं। अगला पॉइंट है वो देखिए, लिख सकते हैं हम लोग, अपने नन्हे हाथों से माँ बाप को खाना खिलाकर। अब अपने नन्हे हाथों से क्या करते हैं, माँ बाप को खाना खिलाते हैं तो कितना आनंदमय होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, माता पिता की बात मानकर अपना प्यार प्रदर्शित करते हैं। जो माता पिता होते हैं उनकी बात मानकर क्या करते हैं, लगता है जैसे मान लीजिए कोई माता पिता जब हम लोग को कुछ आदेश देते हैं, आज्ञा करते हैं, तो अगर सुनते हैं तो हम लोग को क्या करते हैं, बहुत ही प्यार उनके प्रति हम लोग को नज़र आता है कि आज मेरा बेटा ये काम कर दिया तो थोड़ा सा तारीफ मिलता है, तो बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा एकदम अपना हंसी का ठिकाना नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 4 पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। देखिए, जॉर्ज पंचम, देखिए ये जो क्वेश्चन है वह क्या है, कृतिका से। किसका है, कृतिका से है, तो इसको याद रखना थोड़ा सा, इससे हमेशा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। देखिए, इसका आंसर देना है कि क्या क्या प्रयत्न किए थे। देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए सराहनीय प्रयास किए, बहुत ही अच्छे प्रयास किए, उसको सराहनीय दे सकते हैं कि नहीं। वे निश्चित ही हैरान करने वाले थे। वे इस प्रकार हैं, किस तरह के इंसान थे, किस तरह के हैरान कर रहे थे, वो उसके एक पॉइंट वाइज हम लोग देखिए। अधिकतर कोशिश यही करना कि पॉइंट में आंसर देना है, ताकि पॉइंट में देने से क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से आंसर जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, देखिए, मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई। मूर्तिकार ने क्या कर दिया, पहले फाइलें ढूंढवाई, जिससे यह का पता चल सके कि इस प्रकार का पत्थर कहाँ पाया जाता है। पहला पॉइंट ये लिख देना है। दूसरा पॉइंट देखना है, फाइल के नाम मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। देखिए, कहाँ कहाँ गया था, है कि नहीं। पहले फाइल में ढूंढा, जब नहीं मिला तब उसके बाद कहाँ पर गया, वो हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर वह जा कर के घूम गया। अब अगला पॉइंट लिखना है, देखिए, उसने अपने देश के सभी नेताओं की नाक नापी। अपने देश जितने भी सारे नेता थे उससे सभी के नाक नापी। उसके लिए वह देश के उन सब नेताओं की मूर्तियां ढूंढते ढूंढते, नाक नापते नापते देश के हर प्रांत और कोने में गया। देखिए, जब वहाँ पर नहीं मिला तो क्या कहते, नेता के जितने भी सारे नेता थे सभी के नाक नापने लगे। नापते नापते पर ढूंढते तो पूरा प्रांत घूम गया, कोने कोने घूम गया। अब अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की स्थापना मूर्तियों की नाक को नापा। देखिए, अब जाकर के बिहार के एक सेक्रेटेरिएट के सामने जब क्या करता है, सन 42 की बात हो रहा है, शहीद हुए बच्चों की स्थापित शहीद हो गया था बच्चा, उसकी जो स्थापित मूर्तियाँ थी वहाँ पर जाके नाक को नापा, परंतु सभी बड़ी बड़ी निकली दोस्तों। अभी तक उसको नाक का क्या है कि नाप ही नहीं मिल पाया है। अगला अंत में क्या करते हैं कि अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदा नाक ना लगाने का प्रयास किया और यह प्रयास सफल रहा। अंत में जिंदा नाक लगा दी दोस्तों। वो अंत में क्या करने लगे, पूरा जब लगा कि उनको जब जितने भी सारे मूर्तियाँ थी उन सभी मूर्तियों का उसका नाक का नाप ही मिल ही नहीं रहा है, तो जितने भी सारे जिंदा लोग थे देश के, सभी देश के लोगों के नाक नापने लगे, जिंदा नाक। उसके बाद अंततः वह उसकी प्रयास सफल हो जाता है और लास्ट में वह क्या करता है, जिंदा नाक लगा देता है दोस्तों। इस तरह से पॉइंट लिख देना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, नई दिल्ली में सब था फिर नाक नहीं था। देखिए, नई दिल्ली में क्या था, सब था लेकिन फिर भी नाक नहीं था। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है दोस्तों, ये भी क्या है, उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक ही नहीं था। इसके माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि हमारे देश की राजधानी में सब कुछ पहले जैसा था, यह कि अपना संविधान एवं लोकतंत्र था। लोग अपनी इच्छा अनुसार बोलने और आचरण करने के लिए स्वतंत्र थे। वे अपने ढंग से एलिजाबेथ के स्वागत की तैयारियों में जुटे थे दोस्तों। भारतीय अतिथि देवो भव, हमारा ये क्या है, डायलॉग है, जो फेमस डायलॉग है हमारे भारत, क्या है, वासुदेव कुटुंबकम है। जो भी अतिथि आते हैं उससे क्या देव के समान है। इसकी जो परंपरा निभाने को तैयार थे,
पर अब भारतीयों के मन में जॉर्ज पंचम के लिए मन में सम्मान नहीं था। यह जॉर्ज पंचम की जो बात हो रही है उनके लिए कोई सम्मान, देखिए एलिजाबेथ जो आ रही है उसके लिए बहुत सारा क्या तैयारियों में जुटी हुई लोग हैं, लेकिन जॉर्ज पंचम के लिए जो नाक की बात हो रही है उसके लिए कोई सम्मान की बात में कोई भी क्या था, मन में किसी के मन में सम्मान की भावना नहीं दिख रही थी दोस्तों। इसीलिए बोल रहा है कि दिल्ली में सब कुछ है लेकिन फिर भी क्या एक चीज़ उसकी नाक नहीं है। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? देखिए जिस दिन वह लेखक ने क्या कह रहा है कि जॉर्ज पंचम के नाक लगा रहा था, उस दिन पूरा अखबार क्या था, खबर में के रूप में पूरा कुछ नहीं छपाई हुआ, पूरा सभी अखबार क्या था, चुप थे। क्यों थे? इसका कारण क्या था? देखिए जॉर्ज पंचम के लाट पर जिंदा नाक लगाने से खबर वाले लज्जित थे। खबर वाले क्या छापेंगे कि मतलब किसी की मूर्ति में जिंदा नाक लगा रहे हैं, क्या ये छापेंगे? जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी ना की जा सके, वो बोला कि जो जॉर्ज पंचम की बात हो रही है उसकी तुलना छोटे बच्चे से भी नहीं किया जा सकता है दोस्तों, और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे। अब बोला कि उसके जो अत्याचार हुआ था उस अत्याचार से इतिहास में भी कोई भूला नहीं था। उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सामान की नाक कटवा कर जिंदा नाक फिट की गई। वो जो मान ली इतिहास में पूरा अत्याचार के रूप में लोग जान रहे थे, उस जॉर्ज पंचम में क्या सामान में, जॉर्ज पंचम के लाट पर सामान में जिंदा नाक कटवा कर लगा दिया जा रहा है। बोला कि यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूब जाने जैसा था। या जो कार्य हो रहा था वो कार्य से लगता कि चुल्लू भर पानी में क्या करे, डूब के मर जाए। यह दिन भारतीयों का आत्मसम्मान का पर चोट करने वाला था। यह जो दिन जो कार्य हो रहा था उस दिन क्या हो रहा था, पूरा भारत में आत्मसम्मान पर चोट, मतलब क्या हो रहा था कि जख्म का घाव जैसा करने वाला था। इसलिए आज के दिन अखबार सब क्या था, खाली थे और चुपचाप थे दोस्तों। यही था उसका रियलिटी और इसका था आंसर। ठीक है, तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आंसर तो अपने तरह से ही देना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि मृत तृष्णा किसे कहते हैं? मृत तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ के लिए हुआ है दोस्तों? मृत तृष्णा जो है वह क्या है और उसका कविता में क्या प्रयोग है, उसका अर्थ क्या है? इसका आंसर देखिए सटीक तरीके से आंसर देते हैं दोस्तों। देखिए रेगिस्तान में तप्त गर्मी में दूर रेत पर जल के होने का आभास होता है। बोला कि रेगिस्तान की बात हो रहा है, वहाँ पर पूरा एकदम लू चल रही है, गर्मी चल रही है, दूर रेत पर जल के होने का आभास होता है। वहाँ पर जल के रूप क्या मिलेगा, क्या तपती हुई धूप में बहुत ही आभास हो रहा था। और गर्मी में प्यास से व्याकुल मृग जल के आभास मात्र को अर्थार्थ समझ उसके पीछे भागता है। अब बोल रहा है देखिए, अब गर्मी का समय था और मृग जो था वह व्याकुल था पानी प्यास से, है कि नहीं, और वह क्या कर रहा है कि पीछे पीछे भागते जा रहा है आगे कि अब आगे पानी मिलेगा, अब आगे पानी मिलेगा। जैसे जैसे भागता हुआ मृग आग उसकी ओर जाता है वह आभास भी दूर होता जाता है। इस सत्य, अब आगे बोल रहा है कि इस सत्य को बिना समझे मृग भटकता ही रहता है। बोला कि इसका जो रियलिटी है वह जाने बिना है क्या करता है, वह भटकता रहता है। यही मृग तृष्णा है। क्या है? यही मृग तृष्णा दोस्तों। इस तरह से आंसर देना है। अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए बोला कि कविता में मृग तृष्ण शब्द अच्छा उसी के आगे है। अब नेक्स्ट आगे बोल रहा है, देखिए इस कविता में क्या है, इसका पहला नंबर लिखते हैं हम लोग, मृग तृष्ण क्या है और वो कविता में इसका प्रयोग क्यों किया गया है, इसका आंसर इधर देना है साइड में पैराग्राफ चेंज करके। कविता में मृग तृष्णा शब्द मृग के लिए ना होकर के मानव के लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। मानव के लिए, मृग तृष्णा ऐसा नहीं कि कोई पशु के लिए है, या मानव के लिए है। मृग मानव भी क्या करता है, अथार्थ को यथार्थ मानकर, मतलब अयथार्थ को अथार्थ मानकर क्या करता है, मृग की तरह अस वैभव समान जैसी मृग तृष्णा के लिए जीवन भर भटकता रहता है। अभी हम लोग मनुष्य का ही बात करते हैं कि मृग की तरह क्या करता है, अपने धन दौलत वैभव समान के लिए क्या करता है, हमेशा जीवन भर क्या करता है, भटकता रहता है। इस भटकाव में मनुष्य को किंचित समय के लिए विश्रांति नहीं मिलती है। और बोला कि ये जो भटकाव है मनुष्य को कुछ क्या करता है, बहुत ही समय के लिए क्या करता है, विश्रांति नहीं मिलती है, मतलब कभी शांति महसूस नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि माँ ने, देखिए अगर अब आ गया
कन्यादान। क्या हो गया? कन्यादान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, माँ ने बेटी को क्या क्या सिखा दी थी। जब माँ की बात हो रहा है कि अपने बेटी को क्या क्या सिखा देती है, सो देखिए, माँ ने अपनी दायित्व समझकर बेटी को निम्नलिखित बातें सिखाई देती है। क्या क्या सिखाती, देखिए उसको हम लोग लिखेंगे पॉइंट वाइज। देखिए, पहला पॉइंट में देखना है कि पानी में झांक कर अपने सौंदर्य से अभिभूत मत होना। कभी पानी में देखना कि हम बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब सुंदरता है हमारी है, तो उस पर कभी मत ये घमंड नहीं करना कि हम बहुत ही सुंदर हैं, मेरे लिए चेहरा है, क्योंकि चेहरा कुछ ही समय के लिए होता है दोस्तों, ये क्या फिर माटी में मिल जाता है। इसलिए पहला पॉइंट समझा रहा है कि कभी अपना चेहरा को देख करके कभी अपना मतलब अपने आप को घमंड महसूस नहीं करना। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि वस्त्रों और आभूषणों को बंधन मत बनने देना। अब ऐसा नहीं कि वस्त्र और आभूषण कहने का मतलब हो गया कि कभी कपड़े के पीछे कि हम ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा आभूषण अच्छा है, उसके बंधन में मत बंधना कभी कि हम ये पहनेंगे वो पहनेंगे, वैसे ये पहन के घूमेंगे वो पहन के घूमेंगे, मतलब आभूषण के रूप में या तो कपड़ों के रूप में, तो उसमें कभी बंधन में मत बंधना। अगला पॉइंट बोलता है कि आभूषण जो होता है बंधनों में बंधने के लिए नहीं होते हैं। आभूषण जो होता है वह बंधनों में बंधन के लिए नहीं होता है कि उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, अपितु सौंदर्य से में वृद्धि करने के लिए होते हैं। आभूषण क्या करता है? आभूषण सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन उसमें बंधन में बंध नहीं जाना है, ये समझा रही है माँ, है कि नहीं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि मर्यादाओं का पालन करने वाली लड़की बनकर तो रहना, किंतु बेचारी भोली भाली दिखने वाली असहाय बनकर मत रहना। अब बोला कि अपनी मर्यादा का पालन तुम जरूर करना, लेकिन बेचारी ऐसा नहीं करना, भोली भाली ऐसा नहीं करना, और यह सहाय मतलब मेरे लिए कोई किसी के प्रति मतलब असहाय, मतलब क्या हो गया कि कोई तुम्हारे प्रति हमेशा किसी के पर निर्भर बन के मत रहना, ठीक है। और तो फिर किसी के लिए असहाय बन करके मत रहना। इसी तरह से हम लोग क्या है, सारे पॉइंट का आंसर दे देना है। अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन जो है बोलता है कि आगे रोटियां सेकने के लिए, उसी से है उसी वैसी, मतलब वो क्या है, कन्यादान सही क्वेश्चन है। और बोला कि आगे रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। अब देखिए, आगे जो है रोटियां सेकने के लिए है, आप रोटियां सेकिएगा लेकिन जलाना नहीं रोटियां। इसका देखिए बहुत ही बड़ा पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट क्या है इसको समझिए। पहला नंबर का नंबर देखिए, इससे दो क्वेश्चन बन रहा है। वो क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, देखिए एक एक करके हम लोग आंसर देंगे। बोला कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। अभी रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। इसका मतलब समाज में क्या उसकी स्थिति बता रहा है, उसके क्या संकेत कर रहा है समाज में, उसका आंसर देखिए कैसे देते हैं। पहला नंबर का आंसर ये बोला कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्रियों को कमज़ोर बनकर मात्र सजावट की वस्तु बनने के सामाजिक नियमों का विरोध किया है। बोला कि आप इस पंक्ति से बोल रहा है कि देखिए, आप केवल रोटियां सेकने के लिए नहीं, आप रोटियां को जलाना नहीं है। मतलब बोला है कि देखिए, आप कमज़ोर बनकर मात्र सजावट की वस्तु बनने के लिए सामाजिक नियमों का विरोध किया है। अब केवल आप समाज में रह रहे हैं और समाज में रह करके कुछ सजावट की वस्तु के जैसा आप रह रहे हैं, तो उसका समाज तो क्या किया, लेखक ने उसका विरोध कर दिया, कवि ने विरोध कर दिया है, ठीक है। कि आप समाज के लिए कुछ कीजिए, समाज में रह के अपना योगदान दीजिए, समाज में रह करके अपने आपको पहचानिए कि हम किस समाज में रह रहे हैं, उसमें घुटन वाला समाज नहीं मत बनिए। उसका मानना है कि रूप, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण आदि स्त्री जीवन को बंधन में डालने वाले कारण बनते हैं। बोल रहा है कि देखिए, यहाँ पर जो बात कर रहा है कि उसका मानना है कि उनका जो मानना है कि रूप का जो सौंदर्य है, वस्त्र, आभूषण है, ये सभी क्या स्त्री जीवन को बंधन में बांधने वाला कारण बन जाता है। मतलब उसमें हम लोग क्या लिपट सिमट के रह जाते हैं। अतः स्त्री जाति को इससे सतर्क रहना चाहिए। स्त्री जाति को क्या करना चाहिए, इससे सतर्क रहना चाहिए। कभी बहुत लोग हम लोग गांव समाज में देखते हैं कि वो इसके पीछे बहुत लोग भागता है कि नहीं, कि मेरे पास सोना चांदी गोलन फन, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये हमारे लिए बहुत ही एक बंधन होता है। एक बंधन में जकड़ जो है ना, जकड़ के रख लेता है। तो स्त्री को ये सबसे सतर्क रहना चाहिए और अपने आपको विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई विपरीत परिस्थिति आ जाता है, उस टाइम क्या करते हैं, वो डट करके सामना नहीं कर पाते हैं और ये सब के प्रति क्या करते हैं, आगे पीछे भागने लगते हैं। तो ये सब चीज़ उसको समझा रहे हैं कभी कि एक पॉइंट के इस पंक्ति के माध्यम से कि आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको डट के रहना है वहाँ पर आप तैयार रहिए, डट के रहिए, मुकाबला कीजिए। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा दोस्तों। इसका आंसर देखिए, अपने तरीके से लिखिए, कोई इसमें हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। देखिए इसका आंसर लिखिए,
बोल रहा है कि देखिए माँ को समाज का अनुभव है। देखिए माँ हमसे क्या कहते हैं, बेटियां से कितने सारे पीढ़ी देख चुकी है। माँ जो होती है समाज में क्या अनुभव, बहुत सारे अनुभवों से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। तो यही बता रहा है कि माँ जो है समाज का अनुभव को जानती है कि किन किन की क्या क्या परिस्थितियाँ आती है। ठीक है, जब कन्यादान करके जाती है, नए ससुराल में जाती है बेटी, तो क्या क्या परिस्थितियाँ आती है। इसलिए माँ अनेक आशंकाओं से चिंतित है कि जो उसने देखा और झेला है, ऐसी परिस्थितियाँ बेटी के लिए भी आएगी। माँ यह भी जानती है कि मेरी बेटी अभी सरल हृदय है। माँ ये भी जानती है कि हमारी जो बेटी अभी बहुत ही कोमल है, बहुत ही इस सबसे परे है, इस सबसे दूर रही है, तो इस सबसे उससे क्या है, हर चीज़ उसको पहली बार नज़र आएगी। तो इससे क्या है, वह भी सरल हृदय है, बहुत ही कोमल हृदय वाली है। तो आगे बोला कि सामाजिक कठिनाइयों का उसे किंचित अनुभव नहीं है, और जो समाज का जो भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और क्या है, वह उसके कभी अनुभव नहीं हुआ है। अभी तक तो माँ के सानिध्य में रह रही स्नेह की छाया के से वंचित नहीं हुई थी। मैं बोला कि जैसे ही वह विदा होती है, उससे पहले क्या होती है कि अपने माता पिता के सामने, माँ के सामने रह करके वह उसी के स्नेह की छाया में बंधी रहती, वंचित रही, वंचित से मतलब उसे हटी नहीं थी। इसलिए वह सभी परिस्थितियों के प्रति उसे सचेत कराना चाहती थी। इस तरह से आंसर देना है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए आराम से। अगला क्वेश्चन बोला कि इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया था। ठीक है, इस एक आत्मकथा, ये अलग क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि देखिए, लेकिन रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया था, उसका क्या मतलब कारण था, उसका आंसर लिखिए। आंसर देखिए आराम से दीजिए। पिताजी के विचार में रसोई तक लड़की को सीमित कर देना उसकी प्रतिभा को कुंठित कर देना है। जैसे बात कर रहा है कि जैसे पिताजी की बात होता है, पिताजी के विचार में जो आता है कि जिसे कोई भी बेटी को सीमित मतलब रसोई घर में मतलब खाना बनाने के अलावा उसको कुछ वर्क नहीं देना, मान लीजिए उसी में समेट के रखना, उसके लिए क्या होता है, बहुत ही प्रतिभा को मतलब उसके अंदर जो प्रतिभा उसको क्या करते हैं वहीं पर दबा करके रख दिया जाता है, जिसमें रहकर अपनी प्रतिभा का प्रयोग अनुकूल समय में नहीं मिलता है। अब दिन हो रात हो, सुबह शाम खाना बनाना, खाना खाना, यही सब खाली इधर उधर के काम करते रहना, इससे क्या होता है उसके अपने अंदर जो प्रतिभा था उस प्रतिभा को दिखाने का समय नहीं मिलता है और दिखा नहीं पाती है। इसलिए पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखिका रसोई तक सीमित रहे। अब इसलिए पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखिका जो है क्या है रसोई तक ही सीमित रहे। आगे जो बोल रहा है यहाँ पर कि पिताजी की दृष्टि में रसोई घर क्या है, एक भटियार खाना है जहाँ भट्ठी सुलगती रहती है, किसी ना किसी के लिए कुछ बनता ही रहता है। मान लीजिए हम लोग देखते हैं अभी घर में कि सुबह से लेकर के शाम तक ये खाना बन रहा है, कभी वो खाना बन रहा है, कभी सुबह शाम हमेशा क्या होता है भट्टी सुलगती रहती है, मतलब खाना हमेशा आधन चढ़ते रहता है। जैसे हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं कि आधन चढ़ते हमेशा रहता है कि नहीं, आग काठी जलते रहता है हमेशा, तो क्या ना कुछ बनते रहता है। तो इसीलिए बात बता रहे हैं यहाँ पर कि हमेशा क्या होता है, दिन रात हमेशा रसोई घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। वहाँ काम करते हुए योग्यता के अनुकूल कार्य करने सोचने का समय नहीं मिलता है। तो जब मान लीजिए जब दिन रात खाना खाने से फुर्सत मिलेगा तब ना जी कुछ सोचेगा। अब खाना बनाने से फुर्सत ही नहीं है तो क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, उसका प्रतिभा वहीं पर दबल रह जाएगा, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि उसे इसीलिए उसको क्या रसोई घर को भटियार खाना कह करके बुलाते थे। अब अगला क्वेश्चन है, बोला कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना उनकी माँ अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना उनके अपने कानों पर विश्वास हो गया। दोस्तों देखिए, कौन सा घटना घट गया जिसके बारे में सुनने पर लेखिका के ना तो आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही उसके कानों पर हो पाया। तो उसका आंसर एकदम सटीक तरीके से देना है दोस्तों, एकदम आराम से देना है। देखिए, लेखिका के पिता को एक पत्र मिला, उसमें क्या लिखा था, जिसमें प्रिंसिपल ने मन्नू के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात लिखी थी। पिता को एक पत्र मिला जिसमें प्रिंसिपल जो ने उसके मन्नू जो थे, मन्नू भंडारी है कि नहीं, उनको क्या कर गया था, उनके मतलब विरुद्ध, उनके अपोजिट मतलब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब अनुशासन में ना रहने की कार्रवाई की बात लिखी थी। यह पढ़कर उसके पिता बहुत नाराज़ हो गए। अब पिताजी क्या करते हैं, पिताजी को जब यह पता चला कि कॉलेज में बेटी बहुत प्रभाव है,
जब पिताजी को पता चला कि कॉलेज में बेटी का बहुत प्रभाव है, सारी लड़कियां इतना इतना रौब है कि उसके बिना लड़कियां क्लास में नहीं जाती। अब बोला कि देखिए उसकी जो बेटी है बहुत प्रभाव था। उसमें लिखा था कि देखिए उसका जो कॉलेज में जो उसकी बेटी थी मन्नू, उसका बहुत ही प्रभाव था। सारी लड़कियां इतना रौब था कि उसके बिना लड़कियां क्लास में नहीं जाती। प्रिंसिपल को कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। यह जानकर पिताजी गौरवान्वित हो उठे। यह सब सुन लेखिका आश्चर्यचकित थी। अब उसके पिताजी इतना सुने कि उनके बेटी के बिना मेरा क्लास नहीं चला पा रहे हैं, मुश्किल हो गया है, मतलब बेटी का इतना रोग हो गया था, उतना मतलब उसका ये वहाँ पर धक चलता था, जिसका सुनकर बेटा उसके पिताजी क्या हो गया, बहुत ही गौरवान्वित प्राउडफुल मोमेंट उसके लिए था। यह जैसे ही सुना लेखिका तो उसके लिए बहुत ही आश्चर्यचकित की बात हो गई थी। दोस्तों ये सब था, क्या था, कहानी था। अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला कि देखिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। जो फादर की उपस्थिति जो है वो देवदार की छाया के जैसे क्यों लगती थी, इसका आंसर कैसे देना है। देखिए फादर बुल्के साहित्यिक संस्था परिमल के सभी सदस्यों के सबसे बड़े तथा आदरणीय थे। वह क्या करते फादर, देखिए फादर बुल्के जो थे वो साहित्य की संस्था के परिमल थे और सभी सदस्यों के बड़े और आदरणीय नेता थे। ठीक है, अब वे मानवीय गुणों से लबालब थे, मतलब उनके अंदर क्या था, मानवीय करुणा का एकदम पूरा भरा खचाखच भरा होता है कि नहीं। उनके हृदय में सबके लिए कल्याण की कामना रहती थी। दोस्तों उनके हृदय में इतना सारा प्रेम भरा हुआ था, इनके सारा दयालु करुणा का पाठ पढ़ा उसके पास अंदर भरा हुआ था कि सबके लिए कल्याण की बात करते थे। वे पुरोहित की तरह आशीर्वादों से लोगों को लबालब कर देते थे। वह जैसे कोई पंडित है, पुरोहित नहीं, जैसे जजमान को प्रणाम करते हैं, जजमान गोड़ लगा, धन दौलत से भरा पूरा रहा है, ऐसे हम लोग पंडित जी क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उसी तरह से क्या करते, वो भी बहुत ही आशीर्वाद देने में माहिर थे, एकदम पूरा भरपूर आशीर्वाद देते थे कि जाओ जियो, एकदम जी भर के जियो और एकदम आगे भी अपना दिन दुगुना रात चौगुना करके आराम से कमाओ, है कि नहीं। इस तरह से आशीर्वाद मिलता था। उनकी नीली आँखों में क्या सदैव वात्सल्य दिखाई देता था, मतलब उनकी आँख हमेशा क्या करते, नीली आँखों में हमेशा उपकार की भावना हमेशा क्या करता दिखाई देता था। उपर्युक्त कारणों में से क्या है, फादर की उपस्थिति देखकर उपरोक्त सभी कारण में क्या करते, देखिए कुछ आंधी गिरे तूफान गिरे पानी कहने गिर जाए, लेकिन वह हमेशा उन क्या करते थे अपने मतलब जो भी उनकी इच्छा है, मिलने वालों की चाह था, उसे कोई रोक नहीं पाता था। उपर्युक्त कारणों से क्या करते, उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला नंबर क्वेश्चन बोला कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे। जो फादर बुल्के थे वो सन्यासी के ना रहकर भी क्या करते, अलग छवि प्रस्तुत किए थे, वो क्या थे, देखिए किस तरह था। अब अगर उसका आंसर देना है कि फादर जो बुल्के भारतीय सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खरे सन्यासी तो नहीं थे, लेखक के अनुसार वे केवल संकल्प के सन्यासी थे, मतलब जो संकल्प ठान लेता था वो करके रखता था, मन से नहीं। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा को स्थापित किया था। अगला जो आगे बोल रहा है कि वे संभवतः आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन भी करते थे, मतलब वह क्या करते थे कि उसकी जो आत्मनिर्भरता था और उसका उद्देश्य में क्या था कि कॉलेज में अध्ययन भी करते थे और अध्यापन भी करते थे, दोनों काम करते थे। प्रियजनों के प्रति समोह रखते थे, मतलब उसके प्रति क्या करते थे हमेशा, उसके लिए वैसे प्राण न्यौछावर नहीं होता था, उस तरह से हमेशा सम्मान की भावना रखते थे। सभी के घर समय समय पर आते जाते रहते थे, सभी के घर आते जाते थे। संकट के समय सहानुभूति रख उन्हें ढाढ़स देते थे। इस तरह उनकी छवि क्या थी कि परंपरागत सन्यासी की तरह नहीं थी दोस्तों, इसे हट करके थी। अब इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा जाने से पहले, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल महसूस होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में।